क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है हर्यक वंश। हर्यक वंश से कभी ना कभी क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो हर्यक वंश क्या है, हर्यक वंश क्यों इम्पोर्टेंट है, और इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहला वंश जिन्होंने मगध पर शासन किया वो हर्यक वंश थे। तो हर्यक वंश से पूरा पूरा इतिहास में कालक्रम राजाओं का शुरू होता है। तो आज का टॉपिक है हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग, हर्यक वंश, फिर कौन आता है, हसिन, मशुक, सा। तो इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन, टोटल 7 वंश सबसे पहले ये चलते हैं। तो आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में पूरी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा, और इससे बाहर बहुत क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को मैंने ऐड किया है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला प्रथम ऐतिहासिक वंश है। अब देखिए, टोटल उस समय अगर आप बात करेंगे 6 BC की, तो उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में एक महाजनपद क्या था, मगध। तो मगध महाजनपद में कई राजाओं ने रूल किया है। तो सबसे पहला जो वंश है वो जो मगध साम्राज्य पर रूल किया वो हर्यक है। तो आज हम लोग हर्यक के बारे में पूरी चीजों को देखेंगे। उसके बाद मगध पे बहुत सारे लोगों ने शासन किया, तो एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में देख रहे हैं। तो हर्यक वंश में सबसे पहला राजा कौन है, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, और उसके बाद आता है नागदशक। तो ये टोटल 4 राजाएं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश में सबसे पहले क्या आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन आता है, बिंदुसार आता है, फिर कौन आता है, अशोक आता है। तो बिंदुसार, ये समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में एक बिंदु बिंदु बना हुआ है, वही बिंदुसार है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वो मौर्य वंश में है। बिंदुसार किस में है, मौर्य वंश में है। तो बिंदु कहाँ बनाना है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, बिंदु कहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, वो बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। बिंदु कहाँ आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में। तो बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। तो BAUN, तो BAUN से आपको याद रखना है, बाउन कर सकते हैं। 544 BCE से 413 तक इन्होंने शासन किया है। तो एक कालक्रम अगर देखेंगे तो 544 से जो शासन शुरू हो रहा है वो कौन स्थापना कर रहा है हर्यक वंश का, तो बिंबिसार स्थापना कर रहे हैं। तो बिंबिसार का शासन शुरू हो रहा है। उसके बाद 492 पे गद्दी कौन बैठ रहा है, अजात शत्रु। उसके बाद कौन आ रहा है, उदयन आ रहा है, और इसने एक महत्वपूर्ण काम क्या किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। पहले क्या था राजधानी, राजगिरी या गिरिवज उसे कहते थे। और अंत में क्या होता है, नागदशक, नागदशक का अंत यानी वंश का पतन हो जाता है। तो 544 से ये जो टाइम पीरियड है 412 तक चलता है हर्यक वंश का। तो मगध का इसी समय उदय और विस्तार भी होता है, और कुछ कुछ हर राजा के समय में चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो चलिए हम बिंबिसार से शुरू करते हैं। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है 544 से 492, लगभग कितना साल हो रहा है, तो 44 8 52 सालों तक इन्होंने शासन किए। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कभी पूछा जाए तो कौन है, बिंबिसार है। कैसे याद रखना है, BAUN। आप यहां पर ए अपने से जोड़ लीजिए, तो बाउना से याद रख सकते हैं। कैसे, बाउना। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, बिंबिसार को कहा जाता है। अब जैन ग्रंथ देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म उसी टाइम पीरियड में, महावीर स्वामी भी थे और गौतम बुद्ध भी थे। तो कभी ये पूछे कि महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध हैं किसके समकालीन थे, तो वो बिंबिसार के समकालीन थे। ये चीज आपको
याद रखना है कि वो बिंबिसार के समकालीन थे। ये जो पेन का थोड़ा सा जो टिप है वो बहुत छोटा है, मे बी आपको प्रॉब्लम होता होगा। नेक्स्ट टाइम से प्रयास करेंगे कि ये कैसे बड़ा होता है, उसको बड़ा कर लेंगे। तो जैन ग्रंथों में इसको हम श्रेणिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिंबिसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। अब देखिए बिंबिसार ने क्या किया कि मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है? वैवाहिक गठबंधन के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना। यानी एक तरीके से किसी राज्य में अब राजा है, उनकी बहन है या उनकी बेटी है, उनसे शादी कर कर और वहां पर कुछ हिस्सा अपने कब्जे में या पूरा पूरा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, या वहां पर अपना आधिपत्य दिखाना, तो उसी को हम मैट्रिमोनियल अलायंस कहते हैं। तो वैवाहिक गठबंधन के द्वारा इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। कहाँ कहाँ किया? तो है तो ये मगध में, लेकिन इन्होंने तीन लोगों से जो शादी की है उस बेस पे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो यहां पर पहला शादी जो किया था इन्होंने प्रसेनजीत की बहन थी। तो प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था? कौशल देवी। तो कौशल उस समय आप देखेंगे कौशल बनारस वाले रीजन को लगभग कहा जाता था। तो कौशल देवी यानी उन्होंने काशी दहेज में उनको मिला और 1 लाख का राजस्व में मिला। अब उस समय 1 लाख बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करती थी। अब आज के समय में भी 1 लाख ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं के बराबर है। तो प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया और काशी इनको दहेज में मिला और 1 लाख का राजस्व मिला। तो कौशल इनके पास आ गए। उसके बाद यहाँ पर चेलन्ना से इन्होंने शादी किया, यहाँ कौशल देवी से। तो वैशाली के जो लिच्छवी थे, तो लिच्छवी की जो एक तरीके से राजकुमारी थी चेलन्ना, तो चेलन्ना से शादी किया और उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। यहाँ पर यानी देखेंगे तो ये मैप में वैशाली को भी ये अपने मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए कब्जे में ले रहे हैं और यहाँ कौशल को। उसके बाद मद्र। तो पंजाब का एक मद्र कुल था उस समय, वहां पर मद्र की एक राजकुमारी थी, तो उनसे शादी करके भी वहां पर आधिपत्य अपना जमाया। तो कभी पूछे, देखिए ये सब क्वेश्चन एक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल 10 और 12 लेवल के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल 10-12 में वही डेट पूछेगा, पहला शासन कौन किया यही पूछेगा, लेकिन ये अंदर की चीजें जब पूछी जाएंगी तो ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाएगा। तो छेमा से शादी किया और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया। तो मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया 3 जगह। अब बिंबिसार की अगर हम विजय और कूटनीति की बात करें तो अंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की। अभी मैंने बताया उस समय कितने महाजनपद थे? 16। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद अंग भी था। तो अंग महाजनपद पर विजय इन्होंने प्राप्त की। अंग महाजनपद के राजा कौन थे उस समय? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को इन्होंने हराया। यानी यहां पर जो राजा हैं मगध के बिंबिसार, वो किसको हरा रहे हैं? ब्रह्मदत्त को हरा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण विजय है, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो ब्रह्मदत्त को हराया और अंग पर कब्जा कर लिया, यानी अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त कर ली। ये क्यों इंपॉर्टेंट था अंग महाजनपद? तो समुद्री व्यापार तक पहुंच, क्योंकि यहाँ पर एक चंपा बंदरगाह था, समुद्री व्यापार तक पहुंच करने के लिए ही इन्होंने अंग को जीता था। तो ये अंग मतलब एक चंपा बंदरगाह, नदी के किनारे चंपा बंदरगाह बना हुआ था, तो वो कब्जा कर लिए और वहां से व्यापार थोड़ा सुगम हो गया। तो कभी पूछे कि अंग महाजनपद की विजय, तो ये बिंबिसार ने किया था। अवंती के साथ इनका संबंध क्या था? ये सब समझिए, अवंती, अंग, ये सब क्या है, कौशल, ये सब महाजनपद हैं। उस समय में 16 महाजनपद थे, तो उसी को सब जीत रहे हैं और अपना आधिपत्य ये जमा रहे हैं। तो अवंती कहाँ था? अवंती मध्य प्रदेश वाले रीजन में था। तो अवंती के साथ इनका संबंध शुरू में क्या था बिंबिसार का? वो खराब था, यानी प्रारंभिक क्या थे? दुश्मनी थी। लेकिन बाद में ये मित्रता में बदलाव हो गया। होता कैसे है? तो होता यह है कि जो वहां के राजा थे, अवंती के राजा का नाम क्या था? प्रदोत। तो प्रदोत को हो गया पीलिया, तो पीलिया हो गया। और यहाँ बिंबिसार के शासन में एक बहुत ही मतलब फेमस उस समय चिकित्सक थे, उनका नाम था जीवक।
तो अवंती के राजा प्रदोत को जब पीलिया हो गया तो इन्होंने यानी बिंबिसार ने अपने राज्यवैत्य जीवक को कहाँ भेजा? अवंती में इलाज करने के लिए राजा प्रदोत के। उसी के बाद से जो दुश्मनी थी वो खत्म होकर मित्रता में बदल गई। तो अवंती के साथ भी इनका संबंध बाद में अच्छा हो गया। राजा प्रदोत को पीलिया बीमारी जब हुई तो राजवैद्य जीवक को भेजे और वो जब इलाज कर दिए तो वहां से संबंध अच्छा हो गया। तो मगध की शक्ति का विस्तार और रणनीतिक गठबंधन इन सब रीजन की वजह से था। अंग भी जीते और अवंती भी। उधर आपने कौशल जीता, वैशाली देखा, मगध पर खुद ही हैं, और उधर पंजाब में मद्र को जीता था। जीता का मतलब ये चीज है कि वहां पर मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये अधिकार जता रहे हैं। उसके बाद अगर हम प्रशासन की बात करें, धर्म की बात करें, तो इनके समय में प्रशासन एकदम कुशल था। सेना क्या थी? अस्थाई सेना थी। अस्थाई सेना का मतलब ये है कि ऐसे क्या होता है कि डेली पे नहीं होता। कैसे कोई इंसान आ रहा है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे डेली वर्कर होते हैं, 400-500 पे दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो एक अस्थाई सेना इनके समय में थी। वो लगातार जैसे मंथली पेड पे थे। तो कुशल प्रशासन भी था और अस्थाई सेना थी। प्रशासन की बात करें तो सुव्यवस्थित था एकदम। सेना की बात करें, मैंने बताया कि अस्थाई सेना थी, शक्तिशाली थी। अगर धर्मों का संरक्षण की बात करें तो बुद्ध के समकालीन और संरक्षक भी थे, और इन्हीं के समय में महावीर भी समकालीन और संरक्षक थे। तो इन्होंने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का संरक्षण किया। ये चीज आपको याद रखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों इनके समकालीन भी थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी, और दोनों का संरक्षण भी इन्होंने किया है। दुखद अंत की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या माना जाता है कि अजात शत्रु के द्वारा, जो इनके ही बेटे थे, तो बिंबिसार के जो पुत्र थे अजात शत्रु, तो पुत्र अजात शत्रु के द्वारा पहले बिंबिसार को बंदी बनाया गया और उसके बाद फिर मार दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे पूरे पूरे हर्यक वंश में जो बाप है वो बेटे के द्वारा मारा जा रहा है और गद्दी पे फिर बेटा बैठ जा रहा है। इसलिए पितृहंता वंश भी इसको कहते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक महान शासक का दुखद अंत हो गया, और जिसने क्या किया कि मगध की नींव रखी। तो इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन आएगा? अजात शत्रु आएंगे, क्योंकि अजात शत्रु ने ही उनको मारा है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। तो फिर हम अब अजात शत्रु के बारे में चलिए समझते हैं। अब मैंने वहां बताया कि अभी देखिए, आप ध्यान से केवल लेक्चर को सुनिए, उसके बाद आपका आंसर अपने आप जब क्वेश्चन देखेंगे खुद ही आपको याद आएगा। तो मैंने बताया कि बिंबिसार को हम क्या कहते थे? श्रेणिक कहा जाता था। लेकिन अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुड़िक। बिंबिसार को क्या कहा जाता था? श्रेणिक। अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुड़िक। कैसे याद रखना है? ए के बाद ऐसे के, ए के याद रखना है। ए के, अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। तो 492 से 460 तक यहाँ पर शासन चल रहा है। वहां पर हमने देखा कि 52 साल शासन चला, 544 से 492। 492 से 460 का मतलब 32 साल। देखिए, मैं एक 32-52 जो बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कोई जरूरत नहीं है आपको ये 52 साल 32 याद रखने की। ऐसे ही बता रहा हूँ, बाई चांस कभी आपको ध्यान में आ जाए कि हाँ 52 साल पहला टाइम पीरियड चला, तो उससे आप थोड़ा बहुत कभी टाइम पीरियड पूछ ले तो गेस कर पाएंगे। तो पिता का हत्यारा इसको माना जाता है। आक्रामक विस्तारवादी भी इसको माना जाता है। होता क्या है कि जब पहले जो हमने देखा कि कौशल में प्रसेनजीत की बहन जो थी, उससे मैट्रिमोनियल अलायंस बिंबिसार ने बनाया था, लेकिन उधर बिंबिसार भी खत्म हो जाते हैं और उनकी जो रानी यानी कौशल देवी थी वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद होता क्या कि प्रसेनजीत जो थे वो कौशल को, मतलब काशी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो अजात शत्रु था वो ये युद्ध कर लेता है, तो कौशल से युद्ध करता है और बाद में कौशल को यानी काशी को जीत भी लेता है। कौशल काशी एक ही है, तो क्या होता है, काशी को वापस ले लेता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौशल के साथ युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि उधर बिंबिसार खत्म हो जा रहे हैं, उनकी रानी कौशल देवी भी खत्म हो जाती है। तो होता क्या, प्रसेनजीत अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो बाद में ये अजात शत्रु आता है, कौशल से युद्ध करता है और फिर से काशी को वापस लाता है। तो पिता बिंबिसार की हत्या और कौशल देवी की मृत्यु के कारण ही ये युद्ध होता है।
युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अभी मैंने बताया। युद्ध के परिणाम में एक और खास बात क्या है कि अजात शत्रु की जीत होती है, और प्रसेनजीत की यहाँ पर बेटी है, बेटी का नाम क्या है, वजीरा, तो वजीरा से विवाह होता है। मैंने इसके पहले क्या बताया कि बिंबिसार जो थे, जो कौशल देवी से उनका विवाह हुआ था, तो वो प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। लेकिन यहां पर क्या है, प्रसेनजीत की बेटी से विवाह हो रहा है, किसका? अजात शत्रु से। तो जब जीत जाता है वो अजात शत्रु कौशल को, तो उसके बाद प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से विवाह हो जाता है। आक्रामक नीतियों के माध्यम से मगध का प्रभुत्व स्थापित इसने किया, किसने? अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु की वज्जी और लिच्छवी विजय के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर 16 साल का कठिन युद्ध होता है। देखिए, नॉर्मल जो एग्जाम होता है, जब आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। समस्या क्या है, आप जैसे 10 डिमांड है एग्जाम में, तो आप 10 ही पढ़ते हैं, तो 10 पढ़कर 10 आप कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। जब 10 स्कोर करना है ना, तो आपको 15 तक पढ़ना होगा। थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन इस समय जो कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा अन्य लोगों से बेहतर तो तैयार करना ही होगा। ये चीज नहीं कि केवल सिर्फ पढ़ ले बिंबिसार और केवल नाम जान ले। क्या क्वेश्चन बने नहीं कि अभी आपके सामने खुद ही आएंगे, आप देखेंगे। तो अजात शत्रु की वज्जी और लिच्छवी विजय, ये 16 साल का कठिन युद्ध था। कूटनीति की बात करें तो मंत्री वत्सकार के द्वारा संघ में फूट डलवाकर इन्होंने वज्जी और लिच्छवी पर विजय प्राप्त किया। तो उस समय मंत्री कौन थे? वत्सकार। कभी पूछ ले अजात शत्रु के समय मंत्री कौन था, तो वत्सकार थे। उन्होंने संघ में फूट डाला और उसके बाद वज्जी और लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। यहां पर मंत्री वत्सकार को था, संघ में फूट मैंने अभी बताया। सैन्य अभिष्कार की बात करें तो इनके समय में अजात शत्रु, यानी पहला हमने क्या देखा, बौना हमने पढ़ा था। तो बी से बिंबिसार, ए से क्या हो जा रहा है, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु चल रहा है इस समय। क्यों रिवाइज करा? ताकि आप भूले ना। तो अजात शत्रु के समय सैन्य अभिष्कार हुआ। दो चीज बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। अब रथ मूसल क्या होता है? अब यहां पर देखेंगे गदा ब्लेड युक्त रथ है। यहां पर देखेंगे तो इसमें रथ में एक तो क्या लगा हुआ है, गदा भी लगा हुआ है और उसी में ब्लेड लगा हुआ है। तो गदा ब्लेड युक्त जो रथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रथ मूसल कहते हैं। रथ में मूसल एक तरीके से लगा, उसमें ब्लेड भी लगा हुआ है। महाशिला कंटक क्या है? बड़े पत्थर फेंकने वाला यंत्र है। एक बार यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बनाया, अभी आगे आप देखेंगे। तो महाशिला कंटक, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो बड़े पत्थर फेंकने वाला यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट इतना बड़ा पत्थर गिरेगा तो कम से कम 5-10 आदमी को लेगा। तो बड़े पत्थर वाला यंत्र महाशिला कंटक कहते हैं। तो कूटनीति और नए हथियारों के उपयोग से अंततः इन्होंने विजय प्राप्त की। अजात शत्रु की अगर धर्म, संस्कृति और किलेबंदी की बात करें तो आपने सुना भी होगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में हुई थी। तो इनके समय में सबसे पहले होता है क्या है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है 483 में। टाइम पीरियड की देखिए, जो हिस्ट्री होता है ना, थोड़ा वो टाइम पीरियड याद रखना जरूरी क्यों हो जाता है। जैसे आप देखिए 492 से लेकर 460 तक शासन चल रहा है इनका। 544 से 492 बिंबिसार का चला। तो 492 से 460 में 483 में होता क्या है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, एक तरीके से मृत्यु हो जाती है। तो 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में ही इनकी महापरिनिर्वाण होता है। मृत्यु नहीं करते, नॉर्मली महापरिनिर्वाण उनको कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अजात शत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी के बाद ये क्या होता है कि बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का संरक्षण इनके समय में चल रहा है, संरक्षण कर रहे हैं कि वो धर्म बचा रहे। तो इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित होती है 483 में। यानी जब इनका महापरिनिर्वाण होता है उसी के जस्ट कुछ ही समय में पहला प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित होती है। आयोजन करवाता कौन है? तो अजात शत्रु करवाता है। कहां पर होता है? तो राजगृह में होता है, सप्तपर्णी गुफा में। ये चीज आपको याद रखना है, कहां? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में।
देखिए होता क्या है ना, पहले आप लेक्चर ध्यान से सुना करिए, उसके बाद जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, तुरंत एक बार आप फिर से अपने से पूरी स्लाइड को सही से पढ़िए, क्या क्या मैंने बोला। तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ही इसमें ज्यादा रिवीजन हो रहा है, आपका नहीं। आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जो चीजें जो रह जाएंगी वो कम रहेंगी मेरे अपेक्षा। तो इसलिए आपको एक बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो मैक्सिमम चीजें उसी समय याद हो जाती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई है। याद करने की एक ट्रिक भी है, एक होता है। तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 में। राजगृह की किलेबंदी भी इन्होंने करवाई। अवंती के आक्रमण का डर था। अब देखिए बिंबिसार में क्या हो रहा है कि वहां पर राजा जो प्रदोत थे उनका जीवक ने इलाज किया और एक अच्छा संबंध भी बन गया, दुश्मनी से फिर मित्रवत रिश्ता हो गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जा रहा है। तभी तो अवंती के आक्रमण के डर के कारण ही राजगृह की इन्होंने किलेबंदी करवाई, यानी फिर से वो दुश्मनी शुरू हो गई। तो अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म का संरक्षण और मगध की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं तो उदयन। उदयन 460 से 444, 460 से 444। तो इनका और क्या नाम है, उदयभद्र नाम है, आपको याद रखना है। उदयन, उदयभद्र, उदय उदय है तो उसी से याद रख सकते हैं। अजात शत्रु का पुत्र और पिता का हत्यारा। अब देखिए हर इसमें जो राजा आ रहा है वो अपने पिता का वध कर रहा है या हत्या कर रहा है, उसके बाद गद्दी पर बैठ रहा है। तो अजात शत्रु का पुत्र और पिता का हत्यारा उदयन, यानी अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा और उदयन ने अजात शत्रु को मारकर गद्दी पर बैठा। इसने सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया तो राजधानी को परिवर्तित किया। पहले क्या था, राजधानी राजगिरी या गिरिवश था। बाद में इसने राजधानी क्या किया, यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो पहले राजधानी क्या है, राजगिरी है। उसके बाद ये राजधानी को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर देता है। क्यों करता है, अब यहां पर देखेंगे तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहां पर देखिए जब वो जल मार्ग वाला रास्ता रहता है तो बहुत सारी चीजें सरल हो जाती हैं, व्यापार करना या सामान ट्रांसपोर्ट का आवागमन। तो यही रीजन है भी है यहाँ पर करने का। तो पाटलिपुत्र जिसको कुसुमपुर की पहले जाना, कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र की इन्होंने स्थापना की। कहां पर, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो एक इधर सोन नदी आ रही है, वो गंगा आ रही है, तो गंगा और सोन नदी का संगम पाटलिपुत्र में होता है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की और जो राजधानी राजगिरी थी उसको फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी पूछे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो वो उदयन ने की, जो आज हम क्या जानते हैं, पटना। आज हम लोग उसको पटना कहते हैं। तो राजधानी का स्थानांतरण इनके समय में सबसे विशेष चीज हुआ। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पाटलिपुत्र की स्थापना और राजधानी बनाना, जो मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब यहां पर हमने देखा कि जो राजगिरी से यहां पर चीजें मतलब पाटलिपुत्र में ट्रांसफर हुई, तो इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। कोई भी राजा अगर कुछ सोच रहा है परिवर्तन करने के लिए तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलेगा ना। तो यहां पर नदी के माध्यम से व्यापार और सेना के आवागमन के लिए ये बेहतर राजधानी साबित हुई। उसके बाद एक चीज और क्या हुआ कि साम्राज्य के केंद्र में ये लोकेशन स्थित था, यानी सेंट्रल लोकेशन था एम्पायर में। तो पाटलिपुत्र इसीलिए उसने बदला था उदयन ने, ये चीज आपको याद रखना है, व्यापार और सेना के आवागमन के लिए बेहतर करने के लिए। इनकी भी हत्या हो जाती है, अवंती के राजा द्वारा भेजे गए हत्यारे ने इसकी हत्या कर दी। तो उदयन भी मारा जाता है षड्यंत्र में। तो पाटलिपुत्र का चुनाव एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन उदयन का अंत एक राजनीतिक हत्या थी। तो राजनीतिक हत्या क्योंकि अवंती से दुश्मनी शुरू में था, फिर सही हो गया था बिंबिसार के समय, फिर अजात शत्रु के समय में किलेबंदी इसलिए करवाया था क्योंकि बुरा हो गया था रिलेशन। उसके बाद फिर उदयन के समय में ये रिश्ता बिगड़ गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वहां अवंती के राजा द्वारा भेजे गए हत्यारे ने इसकी हत्या कर दी। अब उदयन के बाद लास्ट रूलर कौन आता है, तो
आते तो इसमें देखिए उदयन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध है, मुंडा है, नागदशक है, लेकिन इनका जो कालक्रम है बहुत कम है, न के बराबर है। तो आपको लास्ट रूलर याद रखना है नागदशक, यानी 4 ही आपको याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो इनका शासनकाल 444 से 412 तक चलता है। तो उदयन के बाद कमजोर शासक यही दो हैं, तो दो को बहुत याद नहीं रखना है। नागदशक भी उतना मजबूत नहीं था, इसलिए वंश खत्म भी हो जाता है ये, फिर नए वंश का उदय होता है। तो पतन का कारण क्या था? पितृहंता का एक कलंक था कि मतलब जो बेटा है अपने बाप को ही मारकर गद्दी पे बैठ रहा है, तो एक कलंक ये भी चल रहा था सामाजिक। तो जनता में एक भारी असंतोष भी थी इस वंश का, इसलिए अंत भी हो गया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सभी राजा पितृहंता थे, अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठ रहे थे, इसलिए इस वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। वंश के राजाओं की हिंसक उत्तराधिकारी प्रथा ने अंततः उनके पतन और एक नए राजवंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि वो जनता में एक असंतोष की भावना फैल गई थी कि अपने ही मतलब एक तरीके से अपने ही बाप को मारकर गद्दी पे बैठ रहे हैं, तो वो सब चीजें कलंक के रूप में मार्केट मतलब समाज में चलने लगी उस समय। यही रीजन था कि धीरे धीरे पतन की ओर वंश खत्म हो जाता है। अंतिम राजा जो मैंने बताया नागदशक, यहाँ पर नागदशक बैठे हुए हैं, आप देख भी रहे हो। तो अंतिम राजा जो नागदशक का अंत कौन करता है? तो इनके मंत्री कौन थे? शिशुनाग, जिन्होंने आगे चलकर शिशुनाग वंश की स्थापना भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतिम राजा नागदशक को गद्दी से उतारा और मंत्री शिशुनाग ने ही एक शिशुनाग वंश की स्थापना की, और हर्यक वंश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो हर्य के बाद शिशुनाग वंश चलने लगता है। तो हर्यक वंश ही आज हमको देखना था, तो लगभग पूरा चीज कंप्लीट हो गया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना इसके बाद हो जाती है 413 के आसपास। तो आपको एक टाइम पीरियड मैंने बताया 544 से लेकर 412 तक ये हर्यक वंश का टाइम पीरियड चल रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। एक मंत्री के विद्रोह ने एक पुराने राजवंश का अंत कर दिया और मगध के इतिहास में एक नए युग का शुरुआत होता है और नया वंश भी आता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे राज्यवैद जीवक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तक्षशिला में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी उस समय थी, तो तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। बिंबिसार के दरबार में ये क्या थे? बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किए गए। इन्होंने दो चीज बहुत फेमस किया, एक तो बुद्ध का इलाज किया है और राजा प्रदोत का इलाज किया है। राजा प्रदोत कहाँ के थे? अवंती के थे, जिनसे एक मगध का मतलब हमेशा दुश्मनी चल रहा था। उस समय थोड़ा बहुत अच्छा हुआ था बिंबिसार के समय जब इलाज हो गया था। तो राजा प्रदोत का इलाज किया और बुद्ध का इलाज किया। राज्यवैद जीवक इनका नाम था। प्राचीन भारत के सबसे महान चिकित्सकों में से एक थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मगध के उदय का मेन कारण कभी पूछे क्या था, तो सबसे पहला चीज क्या था कि मगध के उसी पास में छोटा नागपुर का पठार था, जहां पर लोहा बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में था। तो लोहे की प्रचुरता होगी तो हथियार और कृषि उपकरण अच्छे बनेंगे। यहाँ पर देख भी रहे हैं, बना रहे हैं। तो लोहा एक बहुत ही मतलब महाजनपद काल और वैदिक काल में आप देखेंगे कि लोहा के आने से बहुत सारी क्रांतियां भी होती हैं। कृषि में भी काफी बेहतर चीजें चलने लगती हैं। तो उसका मेन रीजन है कि लोहा एक मजबूत धातु है और हथियार और कृषि उपकरण बहुत सारे इससे बनाए गए और ग्रोथ भी उसमें देखने को मिला हर सेक्टर में। आज भी लोहा एक तरीके से पीलर है, रीढ़ की हड्डी है पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। हाथी पूर्वी जंगलों से उपलब्ध था, यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन वहां पर हाथी बहुत थे। युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया गया था। उपजाऊ भूमि की बात करें तो गंगा का उपजाऊ मैदान था ही, पाटलिपुत्र गंगा और सोन के तट पर स्थित है, संगम वहां पर होता है। कृषि अधिशेष भी बहुत सारा था वहां पर। इन प्राकृतिक और रणनीतिक संसाधनों ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। ये चीज आपको याद रखना है। तो तीनों चीजें, चाहे लोहा हो चाहे हाथी हो उपजाऊ भूमि हो, ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि मगध का उदय बहुत लंबे समय तक चलता है और कई राजा इस पे शासन भी करते हैं। तो हमने पहला देखा बिंबिसार 544 से 492 संस्थापक हैं। अजातशत्रु ने विस्तार किया 492 से 460। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की 460 से 444। अनिरुद्ध और मुंडा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नागदशक अंतिम राजा थे
444 से 412। तो इस वंश का क्रम बिंबिसार के उदय से होकर नाग दशक के अंत पर खत्म होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसको कहा जाता है पितृहंता वंश। कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। मगध के किस शासक को श्रेणिक कहा जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। और कुड़िक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पर दिया भी है, कुड़िक किस हर्यक वंश का उपनाम है? तो कुड़िक अजातशत्रु का उपनाम है। पाटलिपुत्र सहन की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने की? तो उदयन ने की। बाउना से आपको याद रखना है पूरा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ऐसे कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों किसके शासनकाल के दौरान समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन थे। टाइम पीरियड की बात करें 492 तक चलता है 544 से। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 में होती है, अजातशत्रु के समय में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 492 से 460। राज व जीवक किसके दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में थे। अजातशत्रु ने वज्जीय संघ के विरुद्ध किन दो नए हथियारों का उपयोग किया? यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी में पूछा गया। रथ मूसल और महाशिला कंठक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो उसका नाम था उदयन। उदयन ने ही इसकी स्थापना भी की थी। पाटलिपुत्र कुसुमपुर भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, पीसीएस लेवल का है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, जरूर करना है। क्लास कैसा लगा आपको एक कमेंट प्यारा सा करना है, बताइएगा। कोई चीज़ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी जरूर करेंगे। कोई नया टॉपिक आपको जो नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा, उसका लेक्चर आगे आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।